ना आप लोगों ने काफ़ी बार हिस्ट्री बुक्स में स्कूल में पढ़ा होगा कि बाबर सबसे पहले भारत में आया, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। उज़्बेकिस्तान से बाबर आया, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं उसने राज किया, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर उसने भी राज किया। मगर इस चेन के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक काफ़ी बार हम लोग भूल जाते हैं, सम्राट हेमू का, द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। अगर बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट होता तो भारत का इतिहास कंप्लीटली बदल सकता था। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट हेमू के बारे में, किस तरीके से बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ये बन गए एक बार को एम्परर ऑफ इंडिया। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मिसफॉर्चून था कि अचानक से ये बैटल ऑफ पानीपत जीतते जीतते हार गए। अगर ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते तो अकबर का राज कभी इंडिया में शुरू ना होता, इंडिया की हिस्ट्री और तरीके से लिखी जाती। तो सबसे पहले तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर पूरा सिनेरियो क्या था। उसके बाद इन डेप्थ हम बात करेंगे सम्राट हेमू के बारे में, इनकी लेजेंड के बारे में, और फिर प्रॉपर विश्लेषण करेंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था, कैसे एक तीर, एक रैंडम एरो जो किसी एक गुमनाम सैनिक ने चला दिया, उसकी वजह से हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। ना अगर हम देखें बहुत ही बेसिक टाइमलाइन को तो 1494 तक बाबर उज़्बेकिस्तान का जो फरगना रीजन है इसको कैप्चर कर चुका था। बाबर की जो पूरी कहानी थी उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप सर्च करोगे बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, आपको वीडियो मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। तो 1494 तक बाबर ने उज़्बेकिस्तान, जो मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान है, ये पूरा कब्जा लिया था। उसके बाद इसने साउथ में आना स्टार्ट कर दिया और फिर हुमायूं का जन्म होता है 1504 में। हुमायूं बेटा था बाबर का। उसके बाद देखा जाता है कि बाबर और ज़्यादा इन्वेजन स्टार्ट कर देता है पाकिस्तान से इंडिया ऑल टुगेदर, यहाँ पर दिल्ली तक भी आ जाता है ये। और फिर पहली बैटल ऑफ पानीपत जीत कर ये मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ पे रख देता है। मगर बाबर बहुत ही लंबे समय तक जी नहीं पाता। इंडिया को इन्वेड करने के विदिन 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर अंदर ये मर जाता है। और उसके बाद बाबर के बनाए हुए एम्पायर को संभालता है उसका बेटा हुमायूं। हम यहाँ पर हैं 1530 में। उसके बाद आप अगर देखो तो 1540 में शेर शाह सूरी खड़ा होता है बिहार से। वैसे तो आप अगर देखो जो सुर डायनेस्टी थी ये अफगानी थी, मगर ये इंडिया में धीरे धीरे आए और इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो मेन आप कह सकते हैं इनकी जो पकड़ है, ये बना दी थी इंडिया की ईस्टर्न साइड में। तो दिल्ली में राज कर रहा है हुमायूं, अपने फादर का बनाया हुआ एम्पायर एंजॉय कर रहा है। शेर शाह सूरी ने यहाँ पर देखा कि ये कमज़ोर है, मैं इसको हरा सकता हूँ, और शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया हुमायूं के एम्पायर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे एक जंग हुई, हुमायूं संभाल नहीं पाया शेर शाह सूरी की फौज को, हुमायूं भागा पहले पाकिस्तान की तरफ, शेर शाह सूरी ने और खदेड़ा, फिर आगे जाकर ये अफगानिस्तान तक पहुंच गया। हुमायूं अपना सारा एम्पायर शेर शाह सूरी को हार चुका था। नाउ फिर हम आते हैं 1542 में। 1542 में जन्म होता है हुमायूं के बेटे अकबर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1542 में अकबर का जन्म यहाँ पे हो जाता है। नाउ हुमायूं को यहाँ पर 1542 तक लग रहा था कि शेर शाह सूरी बहुत ही लंबे समय तक राज करेगा हिंदुस्तान पे, मगर किस्मत होती है, काफ़ी बार रैंडम इंसिडेंट्स होते हैं, इतिहास बदल जाता है। शेर शाह सूरी एक किले को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, राजपूतों से लड़ रहा था। अचानक से कहा जाता है, अगर इसके बहुत सारे वर्जन्स आपको मिलेंगे, कि एक तोप का गोला चला इसी की साइड से या फिर सामने से चला। बेसिकली एक किले को फतेह करते करते शेर शाह सूरी मर जाता है। हुमायूं को कुछ नहीं करना पड़ता, शेर शाह सूरी इंडिया में मर गया। और उसके बाद जो सुर डायनेस्टी है वो संभल नहीं पाई। शेर शाह सूरी के बाद कोई कैपेबल लीडर यहाँ पे आ नहीं पाया, बहुत सारी इन फाइटिंग हुई सुर डायनेस्टी में और एक पावर वैक्यूम खड़ा हो गया। और हुमायूं ने यहाँ पर देखा ये अच्छा मौका है। हुमायूं ने आराम आराम से अपनी फोर्सेस गैदर करी और छोटे से अकबर के साथ फिर से अटैक किया इंडिया को, और दिल्ली पर मुगल सल्तनत फिर से स्थापित हो गई। सुर डायनेस्टी काफ़ी हद तक सीमित हो गई थी वापस ईस्टर्न इंडिया की तरफ। मगर फिर उसके बाद हुमायूं की भी डेथ हो जाती है, अकबर को जिम्मेदारी मिल जाती है पूरे मुगल साम्राज्य की। अकबर की इस वक्त एज रफली आप कह सकते हैं 12 से लेकर 13 साल की है। अकबर को पूरा मुगल एम्पायर संभालना है, मगर तभी सम्राट हेमू खड़े उठते हैं। हेमू बेसिकली आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर थे सुर डायनेस्टी में। जो सुर एम्पायर था वहां पे मॉडर्न डे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो इनकी पोस्ट थी। और सिंस शेर शाह सूरी थे नहीं, उनके जो बाकी बच्चे थे आपस में लड़ रहे थे, तो सुर एम्पायर को संभाल लिया यहाँ पर हेमू ने। और हेमू ने यहाँ पर अटैक कर दिया दिल्ली की तरफ
और फिर यहाँ पर जंग होती है बैटल ऑफ पानीपत द सेकेंड, जहाँ पर अकबर और हेमू लड़ते हैं हिंदुस्तान के लिए। जो भी इस जंग को जीतेगा वो दिल्ली से पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, एटलीस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा अपना बनाकर रखेगा ना। मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ इन द पास्ट बात करी है सम्राट हेमू के बारे में, 90% लोगों को लगता है कि हाँ छोटा सा किंगडम था उनका, छोटे राजा थे, उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, जबकि रियलिटी ये है कि सम्राट हेमू एक बहुत ही मामूली फैमिली से बिलोंग करते थे। कहीं से भी ये कोई रॉयल्टी को बिलोंग करते नहीं थे। इन्होंने धीरे धीरे मेहनत से और ऊंचे पद हासिल किए और इवेंचुअली मैं जानता हूँ सम्राट हेमू के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, जो आपके माइंड में भी आता है, कितनी सदियों तक फॉरेनर्स आई जा रहे हैं, कोई उज़्बेकिस्तान से, कोई अफगानिस्तान से, बाहर के लोग, कोई हमारे देश की मिट्टी का कोई आदमी नहीं हो सकता कि जो राज करे हिंदुस्तान को, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मगर कोई हमारी मिट्टी का आदमी हो। ये सम्राट हेमू के माइंड में काफ़ी बार क्वेश्चन उठता होगा। तो खैर अगर हम देखें 1501 में सम्राट हेमू का जन्म होता है अलवर राजस्थान में, मगर इनका जो बचपन है वो राजस्थान में नहीं बीता। जब ये बहुत छोटे थे एज में, इनकी फैमिली इनको ले आई रेवाड़ी में। रेवाड़ी हरियाणा में आपको मिलेगा, और रेवाड़ी की आप अगर लोकेशन देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के बीच में आता था। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में सेंस इतना ट्रेड होता था, काफ़ी बार ईरान, अफगानिस्तान, इवन सेंट्रल एशिया से जो भी ट्रेड होता था उसमें काफ़ी बार जो व्यापारी थे यहाँ पर रुकते थे। तो सम्राट हेमू को बचपन से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगेन मैं यहाँ पे सम्राट कह रहा हूँ उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मगर उस वक्त वो सिर्फ हेमू थे, वो बहुत छोटे थे, उनका माइंड काफ़ी क्यूरियस था। और आप जान के हैरान होंगे, इन्होंने कैनन फाउंड्री के बारे में रेवाड़ी में बहुत कुछ सीखा, और इवेंचुअली भारत में तोपें हम कैसे बना सकते हैं, कैसे ब्रास, कॉपर, शीट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्मर बनाने के लिए, पोर्टुगीज टेक्नोलॉजी क्या है तोपों को बनाने की, ये इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया। हालांकि आप कह सकते हैं बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था तोपों को, पहली बार यूज किया था तोपों को एक प्रॉपर वॉर में इन इंडिया, मगर एक्चुअली सम्राट हेमू ने एक प्रॉपर तरीके से एक इंडस्ट्रियलाइज जोन क्रिएट कर दिया। आप कह लीजिए डिफेंस फैक्ट्रीज बना दी यहाँ पर, जिनसे ये कैनन्स बन सकती थी। उसके अलावा ये काफ़ी एक्सपर्ट बन गए थे घोड़ों की स्पीसीज़ में। अरेबियन घोड़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कि इंडियन ब्रीड कैसी है, जो बाहर के घोड़े, अफगानी घोड़े, अरेबियन घोड़े, इनमें क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे इनकी इंटेलिजेंस और ज़्यादा डेवलप हुई। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं टाइमलाइन के हिसाब से कि सम्राट हेमू ने अपना बचपन एक ऐसे टाइम में बिताया जब दिल्ली में, जिस एरिया में वो रहते थे, वहां पर मुगल साम्राज्य की सल्तनत थी। बाबर यहाँ पर राज कर रहा था, मगर सम्राट हेमू ने मुगलों के लिए कभी काम किया नहीं। इनका एक्चुअली कहीं से कांटेक्ट हो गया सुर डायनेस्टी के लोगों से, जो सुर एम्पायर था ईस्ट में, वहाँ के लोगों से इनका कांटेक्ट हो गया। और धीरे धीरे इनके टैलेंट की वजह से, इनकी इंटेलिजेंस की वजह से, इवन दो ये हिंदू थे, धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता गया और इन्होंने एक के बाद एक जो रैंक्स है ये हासिल कर ली। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव से इन्होंने उस वक्त आईएएस का एग्जाम टॉप कर लिया, और उसके बाद एक के बाद एक प्रमोशन इनको मिलता गया। जब शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है एक्सीडेंटली एक किले को फतेह करने के प्रोसेस में, तो जब इनके बेटे इस्लाम शाह संभालते हैं पूरा सुर एम्पायर, उस वक्त हेमू को बना देते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ द मार्केट इन दिल्ली, और काफ़ी सारे सोल्जर्स हेमू के अंडर आ जाते हैं। और जैसे जैसे सुर एम्पायर में जो इन फाइटिंग है, आपस में लड़ाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हेमू का जो स्टैचर है सुर एम्पायर में ये और बढ़ता जाता है, क्योंकि हेमू को लोग देखते हैं एक स्टेबल इंटेलिजेंट इंसान जो पावर हंगरी नहीं है बाकी लोगों की तरह, वो जेन्युइनली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कमिटेड है और चाहता है कि लोगों का भला हो। तो धीरे धीरे हेमू का राइज होता रहता है। हेमू कई जंगें लड़ता है सुर एम्पायर के लिए, इस्लाम शाह के लिए। बताया जाता है कि लगातार हेमू ने 22 जंगों में जीत हासिल करी और सुर एम्पायर को काफ़ी हद तक फैला दिया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है सुर डायनेस्टी 1540 से लेकर 1556 तक। इस टाइम ऑफ कोर्स जैसे आप लोग जानते हैं हुमायूं अफगानिस्तान में बैठा है, वेट कर रहा है यहाँ पर अटैक करने की। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन टाइमलाइन को समझने के लिए। सो अभी के लिए हम हैं 1555 में, ऑलराइट। अब 1555 में जो सुर एम्पायर है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे बचा हुआ है सुर एम्पायर, यहाँ पर हेमू प्राइमरली इस एम्पायर को लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ जो शहजादे थे या तो अयाशियों में बिजी थे, उनमें टैलेंट था नहीं, करिश्मा था नहीं। हेमू आप लिटरली कह सकते हैं सुर एम्पायर को लीड कर रहे थे। और हेमू ने एक्चुअली फिर ये डिसाइड किया कि ये सीधा दिल्ली में जाकर हुमायूं से लड़ेंगे। हेमू की एक्चुअली आप अगर देखें लड़ाई होने वाली थी हुमायूं से, अकबर सिर्फ 12-13 साल का था,
मगर फिर अचानक से 1556 में हुमायूं मर जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे हुमायूं कैसे मरा? वेल, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हुमायूं किसी जंग में नहीं मरा। हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में था, कहा जाता है अचानक से उसको अजान की आवाज़ आई और उसकी आदत थी जैसे ही अजान की आवाज़ आती है तो वो नील करता है रिस्पेक्ट में। तो लेजेंड ये कहती है कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि वो फिसल गया और फिसल के उसकी मौत हो जाती है। कुछ सीढ़ियों में वो गिर जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बेसिकली हुमायूं की मौत जंग में नहीं हुई थी, अपने किले में ही या तो लाइब्रेरी में या फिर कुछ और कर रहा होगा, उस टाइम हुमायूं की मौत हो जाती है। और उसके बाद अकबर को एक्चुअली इतना टाइम मिलता नहीं है पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए। अकबर रेडी नहीं है यहाँ पर। अकबर को लिटरली उस वक्त बैरम खान संभाल रहा है। बैरम खान आप कह लीजिए जनरल था उस वक्त मुगल एम्पायर का। और हेमू यहाँ पर एक तरफ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हेमू एक टाइम पर अकबर के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बीच में वैसे आपको यही बता दूं कि कुछ समय के लिए हेमू ने दिल्ली में भी राज किया था। आगरा के जो फोर्ट्स थे वहां पर भी हेमू का राज था और हेमू ने खुद को घोषित कर दिया था सम्राट हेमू विक्रमादित्य, द एम्परर ऑफ इंडिया। ना जो बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत ऑफ कोर्स आपको पता होगा हरियाणा में आपको मिलेगा। बैटल ऑफ पानीपत जो होती है अकबर और सम्राट हेमू के बीच में, उससे पहले दिल्ली के पास एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तुगलकाबाद। वहां पर भी जो मुगल फोर्सेस थी उनको बुरी तरीके से हरा दिया था हेमू ने। और आप कह लीजिए मोमेंटम काफी हद तक हेमू के साथ था। मगर इस बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसका इम्पैक्ट आपको बैटल ऑफ पानीपत में भी दिखेगा। बैरम खान ने, देखिए इस वक्त अकबर सिर्फ 12-13 साल का है, उसको तो ऑब्वियसली इतना आइडिया था नहीं कि क्या करना है, क्या सही यहाँ पर ऑप्शन है। बेसिकली बैरम खान यहाँ पर संभाल रहा था पूरी वॉर। तो बैरम खान ने क्या किया था कि सम्राट हेमू के लिए जो तोपें यहाँ पर आप कह लीजिए हरियाणा का जो साउथ का रीजन है यहाँ से आ रही थी दिल्ली की तरफ, वो जो तोपें थी ये बैरम खान ने कब्जा ली। तो आप कह लीजिए जो तोपें सम्राट हेमू इस्तेमाल करने वाले थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, ये मुगलों के हाथ लग चुकी थी। अकबर की सेना अब तोपें इस्तेमाल करने वाली थी अगेंस्ट सम्राट हेमू और सम्राट हेमू के पास अपनी तोपें थी नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस पूरी बैटल में। तो अब हेमू के सामने खड़ा था बैरम खान और 12-13 साल का अकबर। मगर अकबर टू बी ऑनेस्ट बैटल फील्ड में था भी नहीं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर को काफ़ी किलोमीटर दूर कुछ हजारों सोल्जर्स के साथ रखा गया था। बैरम खान को खुद उम्मीद थी नहीं कि हेमू को ये लोग हरा पाएंगे। इनको लग रहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली हेमू ये बैटल जीत जाएगा और उस केस में सीधा अकबर को उठाकर वापस, जिस तरीके से हुमायूं को ले गए थे अफगानिस्तान में, वैसे ही अकबर को भी अफगानिस्तान में ले जाने का इनका प्रबंध था। तो जंग शुरू होने वाली है और मैं इमेजिन कर सकता हूँ सम्राट हेमू काफ़ी अनफॉर्चुनेट फील कर रहे होंगे क्योंकि जिन तोपों के बारे में उन्होंने बचपन में स्टडी किया, इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये भी इन्होंने स्टडी किया, यही तोपें इनके सामने खड़ी हुई थी। और ये तोपें एक्चुअली सम्राट हेमू को बिलोंग करती थी। ही शुड हैव बीन द वन टू यूज दीज कैनन्स, मगर ये तोपें इनके अगेंस्ट थी और सम्राट हेमू को पता था कि वॉर की स्टार्टिंग में लॉसेस झेलने होंगे। जो इनके बहुत सारे वॉर एलिफेंट है, जो हाथी हैं, ये खोने पड़ेंगे क्योंकि बैरम खान बहुत ही बड़े स्केल पर इन तोपों का इस्तेमाल करने वाला था। और हुआ भी यहाँ पर यही। जंग शुरू हुई और बैरम खान ने ऑर्डर दिए कि जो तोपें हैं ये चलानी स्टार्ट कर दो। और कई जो वॉर एलिफेंट है हेमू की सेना के, इन तोपों की वजह से जख्मी हो गए और इनिशियली काफ़ी लॉस झेलना पड़ा। मगर पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हुआ था, हेमू वैसा नहीं होने देने वाला था। उसने एक बार को अपनी फोर्सेस को फोर्सफुली आगे भेजा और जो कैनन्स थी, जो तोपें थी, वो पिक्चर से गायब कर ली। और उसके बाद हेमू को पता था कि अभी भी मेरी आर्मी इतनी काबिल है, इतनी स्ट्रांग है कि बैरम खान और अकबर दोनों को ये हरा सकते हैं। उसके बाद फुल ऑन वॉर आगे होती है। हेमू की फोर्सेस लगातार बैरम खान की फोर्सेस को डैमेज करती रहती हैं। बीच में ये लोग कोशिश करते हैं कुछ टैक्टिक्स अपनाने के, जैसे कि हेमू की फोर्सेस को काफ़ी स्ट्रेच कर दिया था इनके आर्चर्स ने। फिर कोशिश करी जो इन्फेंट्री है उन पर तीर बरसाने की, कुछ डैमेज किया। मगर इवेंचुअली हेमू की जो कैवलरी थी, जो इनके घुड़सवार थे, ये बहुत स्ट्रांग थे और ये आगे बढ़े। और बैरम खान को लग रहा था कि दिक्कत हो जाएगी, ये वॉर ये लोग नहीं जीत पाएंगे। फिर अचानक से एक तीर उड़ता है। एक रैंडम सोल्जर अचानक से सम्राट हेमू की तरफ एक तीर मारता है और ये तीर सीधा कल के आर पार चला जाता है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा ये प्लान का पार्ट नहीं था। बैरम खान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई तीरंदाज जो किसी घोड़े पर भी सवार नहीं है वो रैंडमली एक तीर मारेगा और सम्राट हेमू उस तीर की वजह से वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। आप यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए इन मॉडर्न टर्म्स
कि कोई गुमनाम सा क्रिकेटिंग नेशन है जिसने ज़्यादा मैच खेले भी नहीं है। नामीबिया, मान लो नामीबिया का कोई बॉलर है जिसने आज से पहले कोई इंटरनेशनल मैच खेला भी नहीं है, वो विराट कोहली को 99 पे आउट कर दे। ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, मगर एक तीर ने हिंदुस्तान का पूरा जो इतिहास है, पूरा जो भविष्य है, सब कुछ बदल के रख दिया। सम्राट हेमू मर चुके थे, वो अपने हाथी पर थे, मगर आसपास की जो उनकी सेना थी उनको पता लग गया था कि सम्राट हेमू अब हमारे इस बीच में नहीं है। और आप कह लीजिए जब एक एम्परर घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, इस केस में जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है जंग के दौरान, तो बाकी सेना का जो मोराल है वो भी गिर जाता है। और अचानक से कंप्लीटली द टेबल्स टर्न और बैरम खां की जो फौजें हैं, जो अकबर की फौजें हैं, ये जीत जाती हैं बैटल। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मिराक्युलसली थ्रू शेयर लक ये मुगलों के हाथ में आ जाती है। जीती हुई जंग, हेमू की सेना यहाँ पर हार जाती है। और उसके बाद क्या होता है, हेमू की डेड बॉडी बैरम खां अकबर के सामने लेके आता है। अकबर उस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, 12-13 साल का था, और अकबर को कहा जाता है कि एक मैसेज सेंड करना है सारी दुनिया को, तो हेमू का जो सर है ये आप काटिए, सर कलम कर दो इनका। मगर अकबर ने मना कर दिया ये करने से। फिर बताया जाता है कि बैरम खान ने खुद ही हेमू का सर अलग किया बॉडी से तलवार से, मगर अकबर का हाथ लगा दिया तलवार पे ताकि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। और उसके बाद हेमू का सर जो है ये हिंदुस्तान से बाहर भेजा गया। अफगानिस्तान में बाकी और जो सुर डायनेस्टी के पुराने लोग हैं उनको सर दिखाया गया हेमू का। और बताया जाता है कि हेमू की जो डेड बॉडी है ये दिल्ली में लटकाई गई डिस्प्ले करने के लिए कि जो मुगलों के सामने खड़ा होगा उसके साथ ऐसा ही ये लोग करेंगे। हेमू की बाकी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा होता है। इनके फादर को कहा जाता है कि इस्लाम में कन्वर्ट कर ले, उन्होंने मना कर दिया। तो इनके फादर को भी मार देते हैं। और देखते ही देखते मुगल सल्तनत स्थापित हो जाती है। अकबर का राज यहाँ पे प्रॉपरली शुरू हो जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। मगर मुझे ये जान के अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आज के समय, पिछले कुछ सालों में हेमू कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी, उसको लेकर कुछ हद तक अवेयरनेस जागी है। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एग्ज़ाम है वहाँ पर यह सवाल भी पूछा गया था कि द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी ये किसको कहा गया था। ये UPPSC का सवाल है, 2016 का ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये वीडियो देख के आप कह सकते हैं कि जो सही आंसर है यहाँ पर ये है हेमू। और हरियाणा गवर्नमेंट की आप अगर वेबसाइट देखो तो वहाँ पर शान से लिखा जाता है कि हेमू ये एक नेशनल फ्रीडम फाइटर थे। और बिल्कुल ये एक फ्रीडम फाइटर थे। आप कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद ये सेकंड आखिरी हिंदू रूलर थे जिन्होंने दिल्ली पे बैठकर राज किया था। हालांकि इनका राज कुछ ही हफ्तों का था, उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो गई, मगर ये हीरो हैं हमारे देश के। इस देश की मिट्टी में इनका जन्म हुआ था। और हेमू ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक आंसर है उस क्वेश्चन का जो ऑलमोस्ट हर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते वक्त सोचता होगा कि ये बाहर के लोग ही बार बार यहाँ पर राज किए जा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, हमारे यहाँ से कोई खड़ा नहीं हुआ। इवेंचुअली ऑब्वियसली मराठा एम्पायर खड़ा हुआ। मगर मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री में सम्राट हेमू का चैप्टर हमको भूलना नहीं चाहिए। एक कॉमन इंसान जो धीरे धीरे राइज करता रहा और एक टाइम पर आकर ऑलमोस्ट सम्राट हेमू ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल ही दिया था। और फाइनली आपने मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली जब आप यूज़ करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। मगर जो ये डिस्काउंट है अब इंक्रीज कर दिया गया है फॉर 2 डेज। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर 30th एंड 31st ऑफ जनवरी 2022। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSE, इस लिंक पे करो क्लिक और आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। यूजुअली आप जब यहाँ पे क्लिक करते थे और आप डालते रहे PG10 तो प्राइसेस कुछ हद तक गिरते रहे 10% के आसपास, मगर अब 20% गिर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे सिर्फ 2300 रुपये के आसपास पे आप परचेज कर सकते हैं 36 महीने का UPSC कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर UPSC। यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स। और अनअकैडमी की तरफ से आपको बुक्स मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, यू विल गेट द PDFs, लेक्चर्स, एवरीथिंग। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।